हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्रिस्टैलिन सॉलिड्स के टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और भी कई बातें आगे चलकर आएगी। लेकिन पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में उसको थोड़ा सा अपने माइंड में लें। तो पिछले क्लास में जो जो पढ़े थे उसको ब्रीफ में थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर सॉलिड दो टाइप का बताया गया था, कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। जिस सॉलिड में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है वैसे सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, और जिस सॉलिड में पार्टिकल्स का इररेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड्स के हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। अमॉर्फस सॉलिड में एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होती है। ये सब बातें भी हम लोग समझे थे। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंस पर आ गए थे। डिटेल से हम लोगों ने कई डिफरेंस को वहाँ पर पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अमॉर्फस सॉलिड खत्म। अब जो भी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सब प्योर पूरा का पूरा, अब यहाँ से लेकर सॉलिड स्टेट का लास्ट क्लास तक जो भी स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में स्टडी करने से पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हम लोग टाइप्स पर आ जाएं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। अभी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले चीज़ों को समझिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा हम लोग का कोवैलेंट या इसे हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा हम लोग का होता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के 4 टाइप हैं। कौन कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट कौन सा हम लोग का? मेटालिक सॉलिड। अब ये जो 4 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड बता दिए गए तो इनकी सबके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या प्रॉपर्टीज है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग उतारिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप लोग हेडिंग उतारिए, हेडिंग को मैं मिटा देने वाला हूं। और हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अभी टाइप्स बताए थे, 4 टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बताया गया था। कौन कौन सा? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा टाइप बताया गया था मेटालिक सॉलिड। तो उन चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है, उनका क्या प्रॉपर्टी है, सब एक एक कर हम लोग समझेंगे। अभी बोर्ड पर हम लोग का 3 क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा डिटेल दिया हुआ है। चलिए समझिए इसको। टाइप्स ऑफ सॉलिड में कौन सा? तो ये आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो अभी 3 टाइप का सॉलिड है। चौथा हम लोग का कौन सा आएगा? मेटालिक सॉलिड। उस पर भी आएंगे, पहले इस 3 को समझे। आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं? आयंस होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो पार्टिकल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग को लर्न करके रखना है। मैंने शुरू में ही बताया था कि जब सॉलिड स्टेट हम लोग स्टार्ट किए थे, पिछले वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग का 2 से 3 वीडियो हम लोग का बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा और इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये सब चीज़ें तो याद करने वाला है तो इसको हम लोग इग्नोर कर दे। सिंपल सा रीजन में बता रहा हूँ। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में इस टेबल से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस ईयर में इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये टेबल हम लोग को लर्न होना चाहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल तोता रटंत नहीं होना चाहिए। चीज़ों को समझते हुए टेबल क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, पहले समझिए।
आयनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आयनिक सॉलिड जिन पार्टिकल से बना होते हैं वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आयंस होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब आयनिक सॉलिड में भाई सॉलिड में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम अट्रैक्शन लिक्विड में, सबसे कम अट्रैक्शन गैस में। तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, आपस में जो अट्रैक्शन होता है, उन पर आइए। तो आयनिक सॉलिड में चूंकि आयंस है तो वहां पर जो अट्रैक्शन है वो कौन सा है? कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किसके कारण से? तो डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस के कारण से, या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। हम लोग एक एक कर कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए, आर्गन सॉलिड और क्रिप्टन सॉलिड की बात करें तो एग्जांपल से देखिए, आर्गन सॉलिड फॉर्म में लिया जाए, ये नहीं कि मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, अगर उनको सॉलिड में ले लें तो भाई वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? तो एटम्स हैं। और यहां पर आर्गन और क्रिप्टन के केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कौन सा है? डिस्पर्सन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस होता है। वही अगर हम लोग HCl की बात करें तो HCl, ध्यान दीजिए, किसी के मन में आ जाएगा सर HCl आयनिक सॉलिड है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड किसे बोलेंगे? तो ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग को याद नहीं करने हैं। समझिए यहां पर आयनिक सॉलिड किसे बोलेंगे? तो जहां पर सॉलिड स्टेट में फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज पाया जाता हो। मैं क्या बोल रहा हूं? फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज, पार्सल पॉजिटिव और पार्सल नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे NaCl को सॉलिड फॉर्म में ही लिया जाए तो NaCl सॉलिड फॉर्म में सोडियम पर +1 का चार्ज और क्लोरीन पर -1 का चार्ज पाया जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में लिया जाए तो जिंक पर +2 का चार्ज और सल्फर पर -2 का चार्ज पाया जाता है। तो जहां पार्टिकल्स पर फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज पाए जा रहे हैं, वैसे ही सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो जाएगा, सर ये भी तो आयंस में टूट जाता है, HCl, ये आयंस में टूट कर क्या देता है? H+ और Cl- देता है। तो ध्यान दें, HCl आयंस में टूटता तो है, लेकिन तब जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक्वियस मीडियम में, HCl 100% आयंस में टूट जाता है। अगर हम लोग HCl सॉलिड की बात करें, HCl सॉलिड, तो क्लोरीन पर पार्सल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग यहां पर HCl एक्वियस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जितने भी सब्सटेंस हैं वो सबको सॉलिड की बात कर रहे हैं। आर्गन, क्रिप्टन, ये गैस की बात नहीं कर रहे हैं। आर्गन सॉलिड फॉर्म में, क्रिप्टन सॉलिड फॉर्म में। वैसे ही HCl अगर सॉलिड फॉर्म में लिया जाए तो इस पर हाइड्रोजन पर पार्सल नेगेटिव और क्लोरीन पर हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्सल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब दोनों एग्जाम्पल को देखिए भाई, यहां तो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज है तो इसको आयनिक सॉलिड बोलेंगे, और यहां पर पार्सल पॉजिटिव और पार्सल नेगेटिव चार्ज है तो इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। और यहां पर जो हम लोग का अट्रैक्शन होता है वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। तो HCl के केस में जो अट्रैक्शन है वो कौन सा है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। वही आइस का एग्जाम्पल ले, वाटर के एग्जाम्पल पर चले, H2O आइस का एग्जाम्पल। तो हम लोग जानते हैं कि आइस में इस तरीके से पार्सल नेगेटिव और पार्सल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव चार्ज। और H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, ये पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव पार्सल पॉजिटिव। तो यहां पर जो अट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये अट्रैक्शन ये कौन सा हम लोग का? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आर्गन क्रिप्टन के केस में हम लोग का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा हुआ? आर्गन हुआ। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से हैं? लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। HCl के केस में, H2O के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस में नहीं टूटा हुआ है। ये फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव नहीं है, इसे हम लोग H2O का मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, इसे भी H2O का मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। और H2O के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है।
तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। वही HCl के केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस था वो कौन सा था हम लोग का, डायपोल डायपोल था। चलिए और भी मॉलिक्यूलर सॉलिड पर हम लोग डिटेल से चलकर आगे चलकर आएंगे। अभी तो हम लोग जो टेबल दिया गया है उसको अच्छे से समझें। तो कम से कम इतना तो याद हो गया होगा कि आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। जिस सॉलिड में पार्टिकल्स फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज में पाए जा रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आयनिक सॉलिड का। अब ये बताइए पार्टिकल्स आयंस में हैं तो वहां पर अट्रैक्शन कौन सा होगा, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और बाकी प्रॉपर्टीज पर हम लोग आ जाएं तो ध्यान दीजिए ये जनरल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जनरल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे। अब सर इतने सारे जनरल प्रॉपर्टीज कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका, आयनिक सॉलिड का कोई वैसा एग्जाम्पल उठाइए जो हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा है और उस एग्जाम्पल को लेकर जनरल प्रॉपर्टीज तुरंत बताना स्टार्ट कीजिए। वैसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड में हम लोग को ये सब प्रॉपर्टीज बताना हो तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल उठाना है, वैसा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अपने लाइफ में देख रखा है और उसी एग्जाम्पल को लेते हुए जनरल प्रॉपर्टीज क्या कर देना है, बता देना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑलवेज नहीं है, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं और ये जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे बताएंगे, तो उस सॉलिड का एक वैसा एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोगों ने अपने लाइफ में देख रखा है और उसी एग्जाम्पल से उनका प्रॉपर्टीज बताना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज पर जाने से पहले तीन वर्ड को समझिए। एक वर्ड तो यहाँ पर ब्रिटल मिल रहा है, वो भी हम लोग लिख लेंगे आगे चलकर। दूसरा वर्ड हम लोग को मैलिएबल मिलेगा, दूसरा वर्ड हम लोग को मैलिएबल मिलेगा और तीसरा वर्ड हम लोग को क्या मिलेगा, डक्टाइल मिलेगा। तो इन तीनों वर्ड को समझिए। ब्रिटल वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो हैमरिंग करने पर क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, टूट जाए, चूर चूर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल कहते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ब्रिटल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हैमरिंग करने पर ब्रेक कर जाता है। मैलिएबल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हैमरिंग करने पर ब्रेक नहीं होता है, वो चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो जो सब्सटेंस हैमरिंग करने पर, हथौड़े से चोट करने पर चपटा हो जाए, फ्लैट हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबल। और डक्टाइल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको एलोंगेट कर सके, वायर की तरह। जैसे वायर में जो इस तरीके से एलोंगेशन है, तो अगर किसी सब्सटेंस को एलोंगेट किया जा सके लाइक वायर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल। तो मैं तीन टर्म फिर से रिपीट करता हूं, ब्रिटल हैमरिंग करने पर क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, चूर चूर हो जाए, उसको ब्रिटल कहते हैं। मैलिएबल हैमरिंग करने पर ब्रेक नहीं करेगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। डक्टाइल कैन बी एलोंगेटेड लाइक ए वायर। चलिए अब प्रॉपर्टीज बताना हम लोग थोड़ा स्टार्ट करें, प्रॉपर्टीज बताना स्टार्ट करें। तो आयनिक सॉलिड में यहां पर प्रॉपर्टीज लिख दिया गया है, हार्ड, ब्रिटल और हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं, इनको याद मत कीजिए, आयनिक सॉलिड का एक एग्जाम्पल उठाइए, वैसा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अपने लाइफ में देख रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, नमक का। ये बताइए नमक का इतना बड़ा टुकड़ा लिया जाए, इतना बड़ा सा एक टुकड़ा नमक का ले, अगर उसे हथौड़े से चोट करे तो क्या वो चपटा होगा, फ्लैट होगा या टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाता है। तो नमक का इतना बड़ा टुकड़ा लिया गया, हैमरिंग करने पर वो ब्रेक कर जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिटल बोलेंगे। तो आयनिक सॉलिड का इन जनरल प्रॉपर्टीज क्या लिख देंगे, तो ब्रिटल। अब आगे बताइए, काला नमक या कोई भी नमक आप देखे होंगे तो नमक का जो टुकड़ा लेते हैं वो क्या होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, तो हार्ड मिलता है। तो क्या जनरल प्रॉपर्टीज में लिख देंगे, हार्ड। और नमक का मेल्टिंग पॉइंट बताइए, क्या नॉर्मल टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा या उसे मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये आयनिक सॉलिड का क्या हो गया, इन जनरल प्रॉपर्टीज। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज याद नहीं करना है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, तो उस सॉलिड का एक वैसा एग्जाम्पल उठाएंगे जो हम लोगों ने अपने लाइफ में देख रखा है और वहीं से उसको बोलना स्टार्ट करेंगे कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा, वो ब्रिटल है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो यहां पर बताइए आयनिक सॉलिड के बारे में स्पेस कम होने के कारण से एक प्रॉपर्टीज यहां पर नहीं लिखा गया है। आयनिक सॉलिड
सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। भाई सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट होगी ना जब आयंस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जैसे मैंने ये NaCl सॉलिड ऐसे दिखा दिया। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का फ्लो होगा, ये मूव करेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स, याद कीजिए, जैसे मैं इसी सॉलिड की बात करूं तो इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स एक पॉइंट के अराउंड में, अपने मीन पोजीशन के अराउंड में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो ऑसिलेशन में रहते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं। जैसे ये सॉलिड, तो लेफ्ट का पार्टिकल राइट की ओर नहीं जा रहा है, राइट का पार्टिकल लेफ्ट की ओर नहीं आ रहा है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन के अराउंड ऑसिलेशन में होते हैं, उसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सॉलिड में मूव नहीं कर रहे हैं। तो जब ये मूव नहीं कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। आयनिक सॉलिड के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, तो इंसुलेटर होते हैं। लेकिन वही इनको मेल्ट कर दिया जाए या इनका एक्यूअस सॉल्यूशन ले लें, तो मेल्ट करने पर मोल्टेन फॉर्म में या एक्यूअस सॉल्यूशन में आयन सब मूव कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चलकर लिखेंगे आयनिक सॉलिड, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, लेकिन मोल्टेन फॉर्म या एक्यूअस सॉल्यूशन में क्या होता है हम लोग का, तो कंडक्टर होता है। चलिए, ये हुआ हम लोग का आयनिक सॉलिड का डिटेल। अब हम लोग आते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड। तो यहीं से पकड़िए, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस में होंगे। मोलिक्यूलर सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स या मोलिक्यूल्स होंगे। अब एटम्स या मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल उठा लीजिए। आइस हो गया, HCl हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, और यहां से देखकर बताइए इनमें अट्रैक्शन का फोर्सेस कौन कौन सा होता है। अगर केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत भी आपके पास नॉलेज होगी, तुरंत बताइएगा कि सर आर्गन, क्रिप्टन में डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस है, HCl में पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव, यहाँ पर डायपोल डायपोल है, और आइस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आगे आते हैं इनके प्रॉपर्टीज पर। तो थोड़ा सोचिए और सोच कर बताइए। अगर आइस का ही एग्जाम्पल ले लें या HCl का एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल से आइए, क्या ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई यहाँ तो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या हुए, इंसुलेटर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये बताइए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत ज़्यादा होता है या नॉर्मल होता है? तो जनरली हम लोग को जो मिलेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड का कैसा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट मिलेंगे, और ये जनरली क्या पाए जाते हैं, तो सॉफ्ट पाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड पर ध्यान में रखिएगा। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स तो होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, यहां और यहां में डिफरेंस है। सर HCl में भी तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट सॉलिड में भी कोवलेंट बॉन्ड बोला जा रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, किसी एक का एग्जांपल ले ले, बोले सिलिकॉन कार्बाइड, तो ठीक है, सिलिकॉन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है, नेटवर्क होता है। कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है, समझिए, इसको मैं फिगर से यहाँ पर बना रहा हूँ। सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे मैंने बना दिया, लेकिन अब होता क्या है कि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, सिलिकॉन एटम कोवलेंट बॉन्ड में होता है। अब सिलिकॉन में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसके चारों तरफ भी 4 कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। इसी को फर्दर आगे एक्सटेंड करते चलिए। कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिलिकॉन, सिलिकॉन के सराउंडिंग में 4 कार्बन, इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क, जाल फैला होता है। तो ध्यान देना है, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स वैसे सॉलिड को कह रहे हैं जहां पर कोवलेंट बॉन्ड तो होना ही चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होना चाहिए, जो कि HCl के केस में नहीं है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का कोई नेटवर्क नहीं है। आइस में आ जाएं, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का कोई नेटवर्क नहीं है।
तो कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड उन सॉलिड्स को कहते हैं जहां कोवलेंट बॉन्ड का क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। तो ये कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स हम लोग को बिल्कुल लर्न करके रखने। क्यों? तो हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता है, हम लोग पूरा केमिकल बॉन्डिंग ये सब या इनऑर्गेनिक ये सब अभी पूरा नहीं पढ़े हैं, तो हमें नहीं पता है कि कहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क है और कहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं। तो कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड। अब चलते हैं इनके हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज पर। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा। जनरल प्रॉपर्टीज को एक उठाइए, डायमंड उठा लेते हैं या ग्रेफाइट उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले डायमंड को उठाते हैं। ये बताइए डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होता है? हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और वो कैसा है डायमंड? इंसुलेटर। तो कोवलेंट सॉलिड का जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? तो हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट और इंसुलेटर। लेकिन उसी में एक्सेप्शन में आ जाइए। एक्सेप्शन बोले ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इंसुलेटर नहीं है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो ये सब पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो आगे चलकर लिख दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कीजिए, ये कौन सा प्रॉपर्टीज है? ये जनरल प्रॉपर्टीज है। कुछ एक्सेप्शंस भी मिलेंगे जो कि आगे चलकर हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज कैसे समझना है, इसको कैसे लर्न करना है? तो जिस सॉलिड का प्रॉपर्टीज हमें पता करना है, उस सॉलिड का एक वैसा एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोगों ने अपने लाइफ में देखा है, और उसी एग्जाम्पल से हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, बताएंगे। तो आप लोग इस टेबल को पूरा उतारिए, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से टेबल को समझना भी है। समझते हुए इसे हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और हम लोग आते हैं मेटालिक सॉलिड पर। हम लोग का क्रिस्टलिन सॉलिड का जो चौथा टाइप था, कौन सा था? मेटालिक सॉलिड। तो नाम से ही ध्यान रखिए, मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स पर आ जाइए। तो मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स और एलॉयज होते हैं, तो वो कौन से सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, अल्कली मेटल हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, डी ब्लॉक में मेटल मिलेंगे, एफ ब्लॉक में मिलेंगे, तो जितने भी मेटल्स और एलॉयज होते हैं वो सब मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेटालिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो देखकर थोड़ा पढ़कर चौंकिएगा। भाई यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या बोला जा रहा है? तो पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ये मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखा गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो मेटालिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? तो पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, वो बाद में समझेंगे। चलिए यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ध्यान में रखना है, कौन सा? मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग किसी मेटल का एग्जाम्पल उठा लें, फॉर एग्जाम्पल आयरन का एग्जाम्पल उठा लें। अब ये बताइए आयरन ब्रिटल होगा, मैलिएबल होगा या डक्टाइल होगा? तो आयरन को जब हथौड़े से, हैमर से चोट करेंगे तो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और आयरन को वायर के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? एलोंगेट कर सकते हैं। देखिएगा, हम लोग का घर में कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है। तो वायर को, तो ये सब जो कॉपर एल्युमिनियम के वायर है, कॉपर एल्युमिनियम क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स को वायर के जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं? एलोंगेट कर सकते हैं। तो मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज में मेटालिक सॉलिड कैसा होता है? मैलिएबल और डक्टाइल होता है। मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस की बात करें तो अब यहाँ पर भी जो मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा वो वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन इन जनरल, जैसे मान लीजिए कि आयरन की बात की जाए, तो अगर आयरन हम लोग ले लें तो बताइए उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हार्डनेस की बात करें तो आयरन तो हार्ड मिलेगा। लेकिन अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में क्या लिखा गया? वेरिएबल हार्डनेस।
तो हार्डनेस ये नहीं है कि सारे के सारे मेटालिक सॉलिड हार्ड ही मिलते हैं, उनमें हार्डनेस में थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। अल्कली मेटल सॉफ्ट होता है और कुछ मेटालिक सॉलिड हार्ड भी मिलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट तो इन जनरल मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग का हाई होता है। तो ये था हम लोग का 4 सॉलिड जो हम लोग पढ़े थे, क्रिस्टलिन सॉलिड, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट या नेटवर्क, और चौथा कौन सा, मेटालिक सॉलिड, उनके प्रॉपर्टीज पर, उनके कुछ एग्जांपल्स पर। अब हम लोग एक एक कर आएंगे, जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक तो ये हो गया पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा ब्रिटल, मैलिएबल, डक्टाइल वर्ड को लिखा जाएगा, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। मोलिकुलर सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे कौन कौन से थे, डिस्पर्सन, डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप का होता है, उसको भी हम लोग अलग से लिखेंगे। मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप का कौन कौन सा, एक नॉन पोलर, वहां पर डिस्पर्सन फोर्सेस है, दूसरा पोलर, वहां पर डायपोल डायपोल फोर्सेस है, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से लिखेंगे। आप लोग इसको उतारिए। वहाँ पर जब हम लोग टेबल बना रहे थे तो स्पेस कम होने के कारण से मॉलिक्यूलर सॉलिड का उतना डिटेल वहाँ पर नहीं दिया गया था। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिया गया है, इसको समझिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का, 3 टाइप का, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। बस नाम से ध्यान में रखिएगा, पोलर मोलिक्यूल, नॉन पोलर मोलिक्यूल। अगर पोलर मोलिक्यूल है तो उसको बोलेंगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिक्यूल है तो बोल देंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और जहां पर मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नाम से ही ध्यान में रखना है। जैसे ए सब, अगर आर्गन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और आयोडीन के बारे में पूछा जाए ये कैसे हैं, पोलर या नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर के एग्जाम्पल में चलेंगे। HCl SO2 के बारे में पूछा जाए कैसे हैं ये, तो ये पोलर मोलिक्यूल है, तो ये पोलर के एग्जाम्पल में आ जाएगा। और आइस, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सब में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर मोलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से होते हैं, तो डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस। वही पोलर मोलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं इन सबको बताया जा चुका है, तो आप लोग इसको उतारें। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल किसको बोलते हैं, तो जो हैमरिंग करने पर ब्रेक कर जाए, ब्रेक्स अपॉन हैमरिंग। और जो हैमरिंग करने पर फ्लैट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबल। तो मैलिएबल बिकम्स फ्लैट अपॉन हैमरिंग। और डक्टाइल किसको बोलते हैं, कैन बी एलोंगेटेड लाइक वायर। चलिए, उसके बाद आयनिक सॉलिड के बारे में बता दिया गया था कि आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टेन फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों पॉइंट लिखिए, ये दोनों पॉइंट भी हम लोग का बताया हुआ है। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया था। कोवलेंट सॉलिड इन जनरल इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट उसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड, तो जितने भी मेटल्स हैं सब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेन फॉर्म में भी। तो मेटालिक सॉलिड्स आर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। तो सॉलिड स्टेट और मोल्टेन फॉर्म दोनों जगह मेटालिक सॉलिड कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। याद कीजिए, मेटालिक सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या लिखा गया था, तो लिखा गया था पॉजिटिव आयंस
इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको समझिएगा, जैसे मान लिया जाए, बोला जाए ये जो पेन है आयरन का है, एज्यूम करना है कि ये पेन बिल्कुल एक मेटल है। कौन सा मेटल? आयरन। तो ध्यान दीजिएगा, ये आयरन एक मेटल लिया गया, पेन सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब ये हमें पता है एक्सपेरिमेंट से कि अगर यहाँ हमें करंट दे तो यहाँ से करंट क्या करेगा? पास करेगा। तो जरा सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, ये आयरन का रॉड है छोटा सा, अगर इसे करंट दिया जाए तो करंट यहाँ से क्या करेगा? पास करेगा। अब करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इसका मतलब चार्ज का क्या हुआ है? फ्लो हुआ है। भाई ये तो आयरन था Fe, इस पर चार्ज आया कहाँ से? ठीक है ना। और ये भी जानते हैं कि अगर यहाँ से इस मेटल से, इस रॉड से, आयरन से अगर चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कह रहा है यही कि जब यहाँ से हम लोगों ने करंट दिया तो करंट यहाँ से क्या कर गया? पास किया। ठीक है ना। तो इसका मतलब चार्ज का मूवमेंट हुआ है, इतना कंफर्म है, ये चार्ज का मूवमेंट हो गया। तब यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई इस मेटल में, इस रॉड में चार्ज का मूवमेंट कैसे हुआ है। तो समझिएगा चीज़ों को, जनरली मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ उनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आयरन का रॉड है, इसमें जो आयरन मेटल है, इसमें आयरन जो एटम है, तो आयरन एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ उनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या होता है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर ही आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बताइए, अगर यहाँ से कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, +1 का चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, +2 का चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, +3 का चार्ज। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल तो जाते हैं लेकिन रॉड से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो रॉड में ही फ्रीली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो इमेजिन कीजिएगा, हम लोग फिगर पर भी आएंगे। एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? तो एक्सपेरिमेंट तो यही बता रहा है कि ये जो आयरन का रॉड था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो पास हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी तभी पास हुआ है जब यहाँ से चार्ज का फ्लो हुआ है। तो ये तो भाई आयरन एटम था, यहाँ चार्ज कैसे फ्लो कर गया? तब साइंटिस्ट लोगों ने अपना एक थ्योरी दिया। उन्होंने थ्योरी क्या दिया? चूंकि इस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली हेल्ड हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन नहीं है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से बाहर निकल जाते हैं। तो जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से बाहर निकल गए तो एटम पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो रॉड से बाहर नहीं गए हैं, विद इन द रॉड, अंदर में ही, रॉड के अंदर में ही वो रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। वही जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा? करंट जनरेट हो जाएगा। तब इसको हम लोग फिगर से चलते हैं। तो ये हम लोग का फिगर है, इस फिगर को समझिए। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक मॉडल बताया जिसको हम लोग कौन सा कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। अभी जो बात कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है फिगर से। ये कोई एक मेटल है, बोले कि हम लोग का आयरन का रॉड है, करंट देने पर यहाँ से करंट पास करता है, मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो किया। अब चार्ज कैसे फ्लो किया? तो आयरन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, ये तो आयरन एटम था, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि चार्ज फ्लो हुआ है।
तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, साइंटिस्ट लोगों ने कौन सा मॉडल दिया, इलेक्ट्रॉन से मॉडल। क्या बताया उन्होंने, मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वैलेंस सेल से बाहर निकल जाते हैं, और वैलेंस सेल से बाहर निकलकर वो मेटल के अंदर फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ से फिगर से देखिए, ठीक है ना, उस मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो डॉट डॉट दिखाया गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं हो, फ्रीली मूव कर रहा है। इन ए सी, सी का मतलब क्या हुआ, समुद्र। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्हीं के बीच में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन इसी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम लोग रखते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ क्या पास हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग कर्नल भी कहते हैं, इसे हम लोग कर्नल भी बोला जाता है। कर्नल का स्पेलिंग ध्यान में दीजिएगा, मिलिट्री वाले कर्नल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। कर्नल की स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, KERNEL। तो अब ध्यान में रखिएगा, अगर कभी भी मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला जाए तो वहाँ पर एटम्स नहीं लिखना है आंसर। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। हम लोग जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड पढ़े थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो ये कुछ सॉलिड का एग्जांपल्स दिया गया, हमें इन्हें क्लासिफाई करना है। ये सॉलिड को एग्जांपल दिए गए किस टाइप के सॉलिड हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड होगा, कोवलेंट या नेटवर्क होगा, या मेटालिक सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। तो ये जितने भी सॉलिड दिए गए हमें बताना है कि एमॉर्फस है या क्रिस्टलिन है, क्रिस्टलिन भी है तो कौन सा क्रिस्टलिन सॉलिड है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर निकालिए, उसके बाद मैं आंसर देने जा रहा हूं। अभी आंसर दिया गया है, इस आंसर को देखकर आप अपना आंसर मैच कीजिए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, सारा चीज हम लोग पहले से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड, तो यहाँ पर देखकर ही पहचानिए भाई, इसको पढ़िए, अमोनियम फॉस्फेट, तो ये आयंस में टूटा होता है, अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन। ये लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयन और ब्रोमाइड आयन। अब यहाँ पर बात करें तो ब्रास एक एलॉय है, तो ये मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल में, रेवेडियम अल्कली मेटल, तो मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल में। और इनमें देखें P4O10, आयोडीन, P4, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोलिकुलर सॉलिड के, ये सब मोलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं फैला हुआ है कोवलेंट बॉन्ड का है, तो ये सिंपली मोलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल में। और कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड का मैंने बोला था एग्जाम्पल बिल्कुल कंठस्थ करके रखिए। तो ये 3 एग्जाम्पल किसके थे, नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड के। आप लोग उतार लीजिए। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 3 कॉलम यहां पर दिया गया है, इन तीनों कॉलम को आपस में मैच करना है। पहले कॉलम में कुछ सॉलिड का नाम दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम में उस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिए गए हैं, और थर्ड कॉलम में बाइंडिंग फोर्सेस या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस दिया गया है। हमें इन तीनों कॉलम को आपस में मैच करना है। चलिए एक एक कर मैच करते हैं। डायमंड किस टाइप का सॉलिड होता है, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स। तो हमारा ए का कौन सा मैच करेगा, एफ, ए का एफ मैच करेगा। चलिए डायमंड कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा है, एटम्स। और ये बताइए कोवलेंट सॉलिड में कौन सा फोर्सेस होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो और कौन मैच कर जाएगा, एल।
तो ए का एफ और एल मैच करेगा। वैसे ही आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिए। सोडियम क्लोराइड किस टाइप का सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? आयंस। तो बी का कौन सा मैच करेगा हम लोग का? ई। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस। अब फोर्सेस बताइए, आयंस में कौन सा फोर्सेस? तो कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक फोर्सेस। तो कौन सा मैच कर जाएगा? के मैच करेगा, बी का के। अब चलते हैं सी पर और हम लोग डी पर। सी और डी पर आ जाए। सी को बनाइए। HCl कैसा सॉलिड? मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में भी कैसा? पोलर। तो HCl मोलिकुलर सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से? मोलिक्यूल्स। तो सी का कौन सा मैच करेगा? H मैच करेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ये मोलिकुलर सॉलिड में भी कैसा है? तो हम लोग का पोलर है। मोलिकुलर सॉलिड में भी ये पोलर है। तो पोलर में कौन सा फोर्सेस? तो डायपोल डायपोल। तो कौन सा मैच करेगा? जे मैच करेगा। चलिए डी पर आते हैं हम लोग। एल्युमिनियम कैसा सॉलिड? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल। तो कौन सा मैच कर जाएगा हम लोग का? जी मैच करेगा। अब उसके बाद आते हैं बाइंडिंग फोर्सेस। तो मेटालिक सॉलिड में बाइंडिंग फोर्सेस कौन सा? मेटालिक बॉन्डिंग। तो कौन सा मैच कर जाएगा? आई मैच कर जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो पर आते हैं। इसको आप लोग पूरा उतार लीजिए।